हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान भवर में। और आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है 7QC टूल। तो चलिए देखते हैं कि 7QC टूल होते क्या हैं। देखिए, ये 7QC टूल्स हैं जिनमें पहला है हिस्टोग्राम, दूसरे नंबर पर है पैरेटो चार्ट, तीसरे नंबर पर है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, उसके बाद है फ्लो चार्ट, पाँचवें नंबर पर है स्कैटर प्लॉट, छठे पर है चेक शीट और 7 पर है कंट्रोल चार्ट्स। तो हम इन सभी टूलों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन उनसे पहले हम 7QC टूल के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो चलिए जानते हैं कि 7QC टूल्स क्या हैं। देखिए, 7QC टूल जो है साइंटिफिक प्रूवन मैनेजमेंट टूल्स इन्हें माना जाता है। ये जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनकी खासियत है कि एक तो बहुत ज़्यादा बेसिक है और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं। और ये काम कैसे करते हैं ये उनको भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। आपके प्रोसेस का या आपके जो प्रोडक्ट है उसका डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके एनालिसिस के बेसिस पर ही उसका रूट कोज फाइंड किया जाता है और रूट कोज के बेसिस पर ही आपका जो एक्शन प्लान है वो रेडी होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसकी मॉनिटरिंग होती है। अब बात करते हैं अपने पहले टूल के बारे में जो कि है हिस्टोग्राम। तो देखिए, हिस्टोग्राम क्या ग्राफिकल टूल है। ये क्या करता है, आपका जो डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, डिफरेंट रेंजेस के अंदर करता है जिसके अंदर आपका डेटा फॉल करता है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाता है डिफरेंट रेंज में कि आपको जो है एक विजुअली समरी मिल जाती है आपके डेटा की। और इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, कम से कम आपके पास 50 डेटा पॉइंट्स होने चाहिए हिस्टोग्राम के लिए और आप मिनिमम 10 इंटरवल्स लेकर के चले जो इसका थंब रूल है। अब देखिए कि हमें क्या क्या और चीज़ चाहिए होती है। एक तो हमें रेंज चाहिए होता है हिस्टोग्राम के लिए, और रेंज हमें कैसे मिल जाएगी उसको हम आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि एक जीके का ऑनलाइन टेस्ट होता है और उसमें 120 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखिए कि उनका रिजल्ट निकल करके आया है, 120 स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए। अब इनको देख करके अंदाज़ा लगा पाना कि किस स्टूडेंट के नंबर कितने आए हैं, और अगर मैं कहूँ कि कौन सी रेंज में स्टूडेंट्स के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, ये आइडेंटिफिकेशन कर पाने में इस डेटा के अंदर काफ़ी दिक्कत होगी। तो हम देखते हैं इसको और किस बेटर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसी डेटा को, तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है बीन्स के अंदर। जो मैं इंटरवल्स की बात आपसे कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने 10 इंटरवल्स इसके बना दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग 10 इंटरवल्स यहाँ पे बने हुए आपको दिख जाएंगे, जिसके अंदर फिर स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं उनको मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे 50 to 55, 55 to 60 ऐसे करते हुए 95 to 100 10 बिन बनी हुई है। इसमें जो हमने इंटरवल्स लिए हैं वो 5-5 के लिए हुए हैं। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था नंबर निकालने की, तो हम वो जो इसमें रेंज निकालनी है, लोएस्ट हाईएस्ट नंबर निकालना है या इंटरवल निकालना है, वो कैसे होगा। तो लोएस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप एक्सेल में इसको बना रहे तो बहुत सिंपल है, आप =MIN टाइप करके और अपने टैब दबाएं और अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपके डेटा में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो उसको दिखा देगा। ऐसे ही हाईएस्ट वैल्यू के लिए आप =MAX टाइप करके टैब क्लिक करें और अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करके एंटर कर दें तो हाईएस्ट वैल्यू दिखा देगा। तो हमारे केस में क्या है, ये 50 लोएस्ट है और 100 हाईएस्ट है। तो इस हिसाब से हमारी रेंज क्या हो गई, 50। रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 100 में से 50 गए, हमारी रेंज यहाँ पे निकल के आ गई। इसके बाद आप देखेंगे जो इंटरवल की क्लास है, तो क्लास कैसे निकलेगी, मैंने बताया था मिनिमम थंब रूल जो है कम से कम हम 10 बिन लेकर के चलते हैं, इंटरवल लेके चलते हैं। तो रेंज डिवाइडेड बाय इंटरवल्स, 50 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 5 हमारे क्लास निकल के आ गई, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 50 to 55। ये हमारा क्लास हो गया और ये हमारे इंटरवल्स हो गए। अब इसी सारे डेटा को हमने ग्राफ में डाला तो यहाँ पे हमें एक सिंपल विजुअल समरी मिल गई अपने डेटा की, जिसमें आप देखेंगे कि जो डेटा है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, नॉर्मली है या नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि पहली बिन के अंदर 9 स्टूडेंट्स के नंबर आए, दूसरी बिन में अगर आप देखेंगे इंटरवल में देखेंगे 55 to 60 में आप देखेंगे 10 स्टूडेंट्स के नंबर आए, और उसके बाद आप देखेंगे 14 है। लेकिन जहाँ पे ये पीक पर होना चाहिए था, यानी कि जहाँ पे इसका एवरेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ पर ये नंबर्स कम है। वहाँ पे आप देखेंगे 8, 9, 6 इस तरीके से वो नंबर आ रहे हैं, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो लगा सकते हैं कि आपका जो डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा डेटा आ रहा है, हम उसको भी इसके अंदर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं जो कि पैरेटो चार्ट। तो पैरेटो चार्ट के बेसिकली जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कहते हैं 80-20 रूल। यानी कि इस जो पैरेटो चार्ट का जो एक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आप अपना 80% टारगेट अचीव कर सकते हैं 20%
प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करके, जिनको वाइटल फ्यू कहते हैं, यानी जो सबसे बड़ी 20 प्रॉब्लम्स है, अगर आप उनके ऊपर काम करें तो आप अपने टारगेट का 80% अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपका फोकस है वो आपके जो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर लाता है, ताकि उनको इम्प्रूव करके आप अपना जो प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा शेयर है यानी 80% का जो शेयर है उसको कम कर सकते हैं सिर्फ 20% प्रॉब्लम के ऊपर काम करके। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, आपको दो चीज़ें देखनी है, या तो आप कॉस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं कि जो फैक्टर सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं आप उनके ऊपर काम करें, या जिनकी अकरेंस यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आप उनके ऊपर काम करें। तो इसमें आप देखेंगे कि 20% प्रॉब्लम के ऊपर आपने काम करा और 80% आपको उसमें बेनिफिट मिल गया। तो इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगेन आपका जो एक ऑनलाइन सर्वे हुआ है, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी होती है उसकी डिले को लेकर के किया गया है। सर्वे को भी देखने के बाद इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको अब इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी कि किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करके आप अपना जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी हम किस बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए उसको भी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहले प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी, हमने उनको क्या करा कि एक लाइन से उनको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। सामने ही हमने जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं उनको लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ इवेंट्स को अगर आप देखेंगे तो उसके आगे फिर मैंने लिखा हुआ है सम यहाँ पे। तो सम क्या है कि पहला जो रॉन्ग कुरियर डिलीवरी है वो तो एज इट इज सेम आ गया, बट उसके नीचे क्या होगा कि ट्रैफिक रूट में जो है नंबर ऑफ इवेंट्स पहला और दूसरा ऐड होकर के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 94, यानी 54 + 40 = 94 यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसी तरीके से हमने सारे जो हमारे इवेंट्स हैं उनको ऐड करा है एक के बाद एक। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 120 है, और इसके बाद हमने आगे क्या करा है, फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमने उनका निकाला हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो पर्टिकुलर इवेंट है वो टोटल जितने इवेंट्स हैं उनके अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता था। जैसे हमारा पहला इवेंट है वो 54 नंबर्स थे और टोटल इवेंट्स 120 हैं, तो यहाँ पे आपका 40% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जिसके बाद आप दूसरे वाले को देखेंगे तो इन दोनों को मिला के ये यहाँ पे 78% है, और जब तीसरे को इसमें ऐड कर दे तो 83% का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी हमारे जो टॉप 3 रीजन्स हैं वो कुल मिला के 83% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे ओवरऑल प्रॉब्लम के अंदर। यानी कि अगर हम इन 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर ही सिर्फ काम करें तो हम जो अपनी 83% प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व कर सकते हैं, अगर हम इनको 0 कर देते हैं तो। इसी चीज़ को आप नीचे ग्राफ में देखेंगे, ये भी एक नॉर्मल ग्राफ की तरह ही है, बट इसमें एक चीज़ अलग है कि जैसे आपके नॉर्मल ग्राफ में एक्स और वाई के एक एक एक्सेस होते हैं, बट इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्स का एक और वाई के 2 आपको एक्सेस दिखेंगे। एक तो यहाँ पे आपको इवेंट सम दिखेगा और एक आपको यहाँ पे दिखेगा कंट्रीब्यूशन का, और एक्स का एक ही है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपके इवेंट सम दिखा रहा है और यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स लिखी हैं सारी नीचे, और इधर उनका कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 100% हो रहा है जब 120 यहाँ पे टोटल इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 100% हो जाता है, और 3 जो हमारी टॉप प्रॉब्लम है उनको मिला के 83% है। तो यहाँ पे हमें सिंपली दिखा रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग की 3 प्रॉब्लम के ऊपर काम करें, उनको किसी तरीके से रिड्यूस कर दें, तो हम अपना जो टारगेट है उसका 80% या 83% अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको 80/20 रूल बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 प्रॉब्लम ली हुई है, क्योंकि मेरा जो 80% हो रहा था वो 3 प्रॉब्लम को मिला करके हो रहा था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रॉब्लम 3 में भी नहीं आती है, 5 में आती है या 1 में हो जाती है, तो आपको उतने टारगेट लेकर के ही चलना पड़ेगा ताकि आप 80% प्रॉब्लम को उसमें कवर कर पाए। चलिए बात करते हैं अगले टूल के बारे में, जो कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम। इसको प्रोफेसर इशिकावा ने बनाया था, तो इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसको फिशबोन डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसका स्ट्रक्चर है वो फिशबोन की तरह दिखाई देता है। ये भी एक तरीके का विजुअलाइजेशन टूल है जो कि क्या करता है, क्योंकि पोटेंशियल कॉजेस को आइडेंटिफाई करता है, जिसके बिहाफ पे आप अपने रूट कोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है क्रॉस फंक्शन टीम के साथ, और इसमें हम 4M या 6M का यूज करते हैं। तो ये 4M 6M क्या है ये उनको देखते हैं पहले। 4M मैन मशीन मटेरियल मेथड, यानी जितने भी आपके पोटेंशियल फैक्टर्स निकलेंगे वो उन सबको आप अपने इन 4M में डिवाइड कर देंगे। जो मैन से रिलेटेड है वो मैन में, जो मशीन से रिलेटेड है मशीन में, मेथड वाला मेथड के अंदर जाता है। ऐसे 6M में क्या होता है, 4M तो सेम है ही, उसके अंदर 5th हो जाता है मेजरमेंट और 6 हो जाता है मदर नेचर, या जिसको इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो फिशबोन डायग्राम है ये आपको सिर्फ आगे पोटेंशियल कॉजेज निकाल करके देता है, इसमें से आपको फर्दर आपके जो एक्चुअल रूट कॉजेज है उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ये एक टिपिकल डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक जगह पे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैन लिखा हुआ है एक जगह, और उसके बाद मशीन है, फिर मेथड है, मदर नेचर है, मटेरियल है और मेजरमेंट है, प्रिसीजन है। तो इसमें आप देखेंगे कि उनके नीचे उनके वो भी लिखे हुए कि क्या क्या कैटेगरीज आती है। मैन में आगे पर्सनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेजरमेंट में प्रिसीजन से रिलेटेड है, मटेरियल में टूल है, कंज्यूमेबल आइटम है, मेथड में आपका SOP हो गया,
WI वगैरह हो गया, मशीन में इक्विपमेंट हो गए, मेजरिंग गेज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि बैड बर्गर, अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए जाते हैं तो कई बार वहाँ पे फूड को लेकर के कंप्लेंट आती है कि फूड की क्वालिटी सही नहीं है। तो वैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे आप देखेंगे कि बैड बर्गर एक प्रॉब्लम दी हुई है कि जो बर्गर की क्वालिटी है वो सही नहीं है। अब इसके फर्दर जो आप देखेंगे ब्रांचेस निकले हैं, मैन में है, मटेरियल में है, मेथड में, मशीन में, सब में डिवाइड किया हुआ है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मटेरियल का। बैड बर्गर है, मटेरियल में क्या प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल, यानी जो उसमें आपने फूड आइटम्स ले रखे हैं वो आपका सेकेंडरी कॉज हो गया। ये आपका मटेरियल जो है ये आपका हो गया प्राइमरी कॉज। उसके बाद ये जो आपका रॉ मटेरियल है ये आपका हो गया सेकेंडरी कॉज। और इसके बाद सेकेंडरी कॉज से निकल के आता है आपके टर्सरी कॉजेस, यानी अगर आपको थर्ड लेवल के कॉजेस कह सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल फ्रेश नहीं है, ठीक है, या उनकी क्वांटिटी उस हिसाब से नहीं ली गई जिस हिसाब से उसको डिफाइन किया गया था। तो ऐसे ही आपको और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। अगर आप मशीन में देखेंगे कि स्टोरेज एंड कुकिंग इक्विपमेंट भाई ठीक नहीं है, ठीक है, उनकी जो हाइजीनिंग थी वो ठीक नहीं थी, या जो उनकी मेंटेनेंस थी वो ठीक नहीं थी, तो ये इनके सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल के कॉजेज हो जाते हैं। फिर आप इन जो टर्सरी लेवल के आपके कॉजेज निकले इनको आप दोबारा से वेरीफाई करते हैं एक एक करके, जिनमें से आपको एक्चुअल कॉजेज में निकल के आते हैं कि किस वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लो चार्ट की कि फ्लो चार्ट क्या होता है। देखिए फ्लो चार्ट एक आपका डायग्राम होता है जिसको आप स्कीमेटिक डायग्राम की तरह भी कहते हैं अपने प्रोसेस का। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के आप शेप्स और डिज़ाइन यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस के स्टेप्स को डिफाइन करने के लिए कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो एक विजुअलाइजेशन टूल इसको आप कह सकते हैं कि सिंपली आपके प्रोसेस को कम्युनिकेट करता है। इसको देख करके कोई भी अंडरस्टैंडिंग ले सकता है कि प्रोसेस का फ्लो क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, सेकंड क्या है और लास्ट एक्टिविटी क्या है, किस वे में प्रोसेस काम कर रहा है। तो इससे एक तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं आपके प्रोसेस के अंदर आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पे आपका प्रोसेस में कह सकते हैं कि एक तरीके से इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको दिखता है कि आपके प्रोसेस में कहीं पे वीकनेस है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप उसको भी कर पाते हैं। तो कुछ टिपिकल जो शेप है उनको मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट के लिए लिखा हुआ है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर। जो ये शेप है स्टार्ट और एंड में जो यूज़ होती है इसको टर्मिनेटर कहते हैं। और फिर ये दूसरा है जो इसको प्रोसेस स्टेप के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है उसके सेकंड स्टेप में जाना है तो उन स्टेप्स में ये यूज़ किया जाता है। एरो जो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो आप डायमंड शेप देख रहे हैं इसको कहा जाता है डिसीजन बॉक्स। कि मान लीजिएगा विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपके सामने कंडीशन आता है कि जो प्रोडक्ट है वो पास है या फेल है। तो पास के लिए आपने बोल दिया कि भाई पास के लिए तो आगे का ये प्रोसेस है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसके आगे का क्या प्रोसेस है आप यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो शेप है ये डेटाबेस के लिए जहाँ पे आप अपना डेटा रखते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जहाँ पे आपको किसी प्रोसेस में वर्क करने के बाद उसके डेटा को रिकॉर्ड करना होता है, यानी डॉक्यूमेंटेड करना होता है। जहाँ पे आप ये ए लिखा हुआ देख रहे हैं ये इन पेज कनेक्टर इनको कहा जाता है। जहाँ पे आपका प्रोसेस एक जगह पे ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ से छोड़ करके इसको दूसरी जगह कहीं चालू कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपका चालू हो जाएगा। तो इसको इन पेज कनेक्टर कहते हैं। जहाँ पे ए लिखा है फिर यहाँ ए लिखा है तो मतलब कि ये प्रोसेस इस जगह पे एंड होके फिर यहाँ से चालू होगा, और यहाँ पे आपका एंड है जहाँ पे आपका प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये भी टर्मिनेटर के थ्रू ही किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्लो चार्ट का। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर ऑर्डर कंफर्मेशन है कि भैया ऑर्डर हमने दिया था वो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ है, फिर मटेरियल है सप्लाई हुआ या नहीं हुआ है, वेयर हाउस वाला उसको चेक करेगा, आ गया तो इंस्पेक्शन के लिए IQC को देगा, और अगर नहीं आया तो दोबारा से ऑर्डर कंफर्मेशन के बारे में चेक करेगा कि हुआ या नहीं था। अब ये दोबारा डिसीजन बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि IQC ने उसको इंस्पेक्ट करा है कि भैया पास है या नहीं है, फेल है तो उसकी क्या एक्टिविटी है, पास होगा तो फिर क्या आगे का प्रोसेस होगा। अब इसके बाद जो फिफ्थ टूल है उसको कहते हैं स्कैटर प्लॉट। और इस स्कैटर प्लॉट भी क्या आपका एक तरीके का ग्राफिकल टूल है। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये हमें दिखाता है कि हमारे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ये कंटिन्यूस डेटा के ऊपर ज़्यादातर बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका एक वेरिएबल है जिसके इंक्रीज होने पे आपका दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन निकलता है। इसके अलावा अगर आपका एक वेरिएबल बढ़ता है और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल आपका घट जाता है तो उसमें क्या है कि आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। या अगर इसका उल्टा भी होता है कि आपका दूसरा जो वेरिएबल है वो बढ़ जाता है और पहला वेरिएबल कम हो जाता है, उसमें भी नेगेटिव कोरिलेशन निकलता है। इसके अलावा अगर एक बढ़ रहा है और दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वहाँ पे आप कहेंगे कि नो रिलेशनशिप है, यानी कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका भी पहले एक एग्जांपल लिखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम सेल है। तो एक साइड टेम्परेचर लिखा है दूसरी साइड आइसक्रीम सेल है, तो इसको देख करके थोड़ा
अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। बट इसी को अगर हम ग्राफिकल वे में देखें तो यहाँ पे अब आप देख पाएंगे जो आप टेम्परेचर जहाँ पे आपका बढ़ रहा है और उसी के साथ में आपकी जो आइसक्रीम की सेल है वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो जब टेम्परेचर आपका 10 डिग्री था तो 100 यूनिट बिक रही थी, और जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया है तो जो आपकी सेल है फिर वो बढ़ के 500 प्लस हो गई है, और टेम्परेचर 40 प्लस गया तो 600 यूनिट तक बिक रही है। यानी कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल भी बढ़ेगी, और जब आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आइसक्रीम की सेल भी कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आपकी आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है तो उस टाइम पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। अभी दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे कि कॉफ़ी सेल वर्सेस टेम्परेचर दिखाया गया। तो भाई जो टेम्परेचर है उसका कॉफ़ी की सेल के ऊपर कैसे असर पड़ता है, तो आइए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो डेटा को हमने जब प्लॉट किया है ग्राफ के अंदर, तो जब टेम्परेचर 5 डिग्री है तो जो सेल है वो 1000 यूनिट तक जा पहुँची है। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 20 डिग्री तक पर पहुंचा है तो जो सेल है फिर वो 700 तक है। फिर जैसे टेम्परेचर 35 तक पहुंच गया तो जो सेल आपकी 200 यूनिट के आसपास है, और जब वो 40 डिग्री के आसपास है तो सेल आपकी नेग्लिजिबल है, ये 5-10 यूनिट की सेल ही हो रही है यहाँ पे। तो इससे पता लगता है कि भैया जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉफ़ी की सेल कम हो जाती है, यानी इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन निकल के आता है। टेक्स्टशीट क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मेट है जो कि डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये रियल टाइम में डेटा जो है उसको कलेक्ट करता है और उस लोकेशन पे करता है जहाँ पे डेटा आपका जनरेट हो रहा है। जो डेटा ये कलेक्ट करता है वो क्वांटिटिव और क्वालिटिव होता है, और ये जो डेटा है उसको सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज मैनर में कलेक्ट करता है ताकि आप इसको आगे प्रोसेस करके अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकें। तो देखिए चेकशीट के क्या क्या यूज़ होते हैं। देखिए एक तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी में इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, फॉर डिफेक्ट के लिए है कि जो आपका डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए। ये डिफेक्ट लोकेशन के लिए, मान लीजिए कि कोई सैंपल है, कोई प्रोडक्ट है आपका, तो किस लोकेशन पे बार बार डिफेक्ट आ रहा है। मान लीजिए 10 लोकेशंस हैं उनमें से, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन ओके आ रही है, पार्ट की कौन सी डिफेक्टिव आ रही हैं। ये डिफेक्ट की प्रॉब्लम के लिए भी आता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से सबसे ज़्यादा डिफेक्ट आ रहा है। मान लीजिए कि ड्राई शोल्डरिंग की वजह से आ रहा है, मान लीजिए कि वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग का प्रोसेस है तो उसमें एयर है, बबल्स हैं, उसको आप चेकशीट को आप यूज़ कर सकते हैं, एज इंस्पेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑडिट के लिए भी चेकशीट यूज़ की जाती है। इसके अलावा क्या मेंटेनेंस पर्पस में भी ये यूज़ की जाती है, जैसे आपका प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मेंटेनेंस होता है, उसके लिए भी आपकी चेकशीट यूज़ की जाती है। तो चलिए चेकशीट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे एक चेकशीट है जो किस पर्पस के लिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग के लिए चेकशीट बनाई गई है। तो इसमें एक साइड में आप देखेंगे कि टाइम लिखा हुआ है, टाइम के साथ में यहाँ पे जो है डेट भी लिखी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में आपको सारी टाइम दिखाई देगा, जैसे कि टाइमिंग है 1 आवर के गैप में है, ये 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, और ये जैसे एक पूरी शिफ्ट की टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है जो कि है टेम्परेचर के लिए, और यहाँ पे डेट लिखी हुई है। इधर आप देखेंगे तो 31 तक की डेट है, यानी कि मंथली चेकशीट है। उसके नीचे देखेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, तो ये ह्यूमिडिटी का है, और इसको देखेंगे तो टेम्परेचर के लिए सेम यहाँ पे भी आपको टाइम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है, आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फ्लोर की मॉनिटरिंग करती है। तो जैसे 9 से 10 के बीच में आपका जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री है, जो आपकी रेंज है वो 18 to 26 डिग्री सेल्सियस तक है, और ह्यूमिडिटी के लिए आपका 40 to 60 RH है, यानी रूम ह्यूमिडिटी इसको कहते हैं। तो जहाँ पर आपका डेटा विद इन लिमिट है, जो आपका प्रोसेस डिवाइन है 18 to 26 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका डेटा बाहर जाता है, आउट ऑफ रेंज जाता है, तो आपको ये हिंट दे देता है कि आपका जो डेटा आउट ऑफ कंट्रोल मूव हो रहा है, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखेंगे जब ह्यूमिडिटी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी डेटा को फर्दर आगे आप प्रोसेस करके कंट्रोल चार्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल चार्ट में क्या करेंगे, आपकी मिनिमम जो लोअर साइड रेंज हो गई वो आपकी हो गई 18, और जो अपर साइड की स्पेसिफिकेशन होगी आगे 26, और मीन आप इन दोनों का निकाल सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आप अपना कंट्रोल चार्ट बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने 7th टूल की, जो कि कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट अगेन एक आपका ग्राफिकल टूल है जो कि टाइम सीरीज बेस्ड चार्ट है, ठीक है। ये मीन बेस्ड चार्ट होते हैं जो मीन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के हिसाब से काम करते हैं। और जो कंट्रोल चार्ट होता है उसके अंदर जो 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं वो आपका होता है लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, जिनको LCL भी कहते हैं और UCL भी कहते हैं, और इसके अलावा होता है सेंट्रल लाइन, जिसको एवरेज लाइन या मीन लाइन भी कह सकते हैं। अब जो आपकी कंट्रोल लिमिट्स हैं, तो ये जो आपकी कंट्रोल लिमिट है ये होती क्या है कि आपके मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर साइड और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अपर साइड को कंसीडर किया जाता है।
अब ये एक ग्राफ आप देखेंगे, एक कंट्रोल चार्ट है एक तरीके का। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे दी हुई है। ये आपका फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा इधर है और इसी तरीके से 3 सिग्मा अपर साइड में भी दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ग्रीन डॉट्स हैं और यहाँ पे रेड डॉट्स हैं। तो जो कंट्रोल चार्ट होते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये जो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पैरामीटर्स देख रहे हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स जो IMR चार्ट के हैं, जो कि IMR चार्ट अपने प्रोसेस के ड्यूरेशन में मॉनिटर करता है अपने कंट्रोल चार्ट के अंदर। इस तरीके के इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि ये अपने आप कंसीडर, अगर आप इसको मिनी टैब वगैरह में बना रहे हैं तो अपने आप कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको हाथ से बना रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है, उसकी मॉनिटरिंग अपने आप करनी पड़ती है। अगर एक्सेल में बना रहे हैं तो उसमें आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज कंट्रोल चार्ट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके अंदर आप कंट्रोल चार्ट को बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपका पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, आपको ये हिंट देगा कि आपका प्रोसेस यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे यहाँ एक्स बना है, यहाँ एक्स है या यहाँ पर एक्स है, तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो 4th पॉइंट है उसको इसने दिखा दिया कि भैया ये आपका एक साइड पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस बना हुआ आ गया। तो इस तरीके के इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कंट्रोल चार्ट के, जो कि ये मॉनिटर करता है आपका चार्ट। जहाँ पे भी आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा आपको हिंट दे देगा, उसके बाद आपको उस पर इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेकर के उसको विद इन कंट्रोल लाना होगा, फिर दोबारा से मॉनिटरिंग करेंगे। तो एक तरीके से ये रनिंग डॉक्यूमेंट रहता है कंट्रोल चार्ट आपका। अब ये जानते हैं कि कंट्रोल चार्ट्स होते कितने टाइप के। देखिए हम यहाँ पे इनके सिर्फ टाइप्स की इंफॉर्मेशन लेंगे, इनको डिटेल में समझ पाना इस वीडियो में अभी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम इनके सिर्फ टाइप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 2 टाइप्स के पहले बनते हैं, एक तो कंटिन्यूस डेटा में होता है और डिस्क्रीट डेटा में होते हैं। अब कंटिन्यूस डेटा में भी आपके कैसे कंट्रोल चार्ट होंगे, सब ग्रुप के ऊपर वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर आपका सब ग्रुप सिर्फ एक है, जो आपने सैंपल लिया हुआ है वो एक सब ग्रुप, तो वहाँ पे जो आप टूल यूज़ करेंगे IMR, इंडिविजुअल मूविंग रेंज इसको कहते हैं। तो ये जो चार्ट है, चार्ट का टाइप है जिसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे IMR। इसके बाद अगर आपका जो सब ग्रुप साइज है वो 2 से 8 के बीच में, तो आप X/R चार्ट को यूज़ करते हैं। और अगर वो 8 से ज़्यादा है तो आप X/S, तो X/R के आपका रेंज चार्ट है, मीन और रेंज चार्ट इसको कहते हैं। और X/S है आपका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट इसको कहते हैं। ये तीनों चार्ट आपके यूज़ होते हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए। इसके बाद बात आती है डिस्क्रीट डेटा के लिए। तो डिस्क्रीट डेटा में जो 2 कैटेगरीज हैं, एक तो होता है का काउंट और होता है डिफेक्टिव का काउंट। डिफेक्ट, तो डिफेक्ट और डिफेक्टिव में क्या फ़र्क है। देखिए कि डिफेक्ट आपका एक सिंगल हो गया कि अगर किसी भी पार्ट के अंदर जो डिफेक्ट आ रहा है उसका डिफेक्ट काउंट करेंगे। मान लीजिए कि एक पार्ट में आपके 4 डिफेक्ट आ गए, तो 4 अलग अलग डिफेक्ट हैं, लेकिन अगर उस पार्ट को आप गिनेंगे तो एक डिफेक्टिव पार्ट है। तब इसमें अगेन आपका क्या है कि जो सैंपल आपने लिया हुआ है वो फिक्स्ड सैंपल लिया हुआ है। अगर हाँ फिक्स्ड सैंपल है तो आप C चार्ट का उसमें यूज़ करेंगे। और सैंपल जो आपका वो फिक्स्ड नहीं है, वो वेरिएबल सैंपल है, तो आप उसमें U चार्ट को यूज़ करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ डिफेक्ट की। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका काउंट ऑफ डिफेक्टिव, यानी कि जो अगर हम पार्ट की बात करें, हम अभी डिफेक्ट की बात नहीं कर रहे कि एक पार्ट में 10 डिफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड अगर सैंपल है तो NP चार्ट यूज़ होता है वहाँ पे। और अगर वेरिएबल सैंपल अगेन अगर जो डेटा है वो फिक्स्ड नहीं है तो उस केस में हम P चार्ट को यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल चार्ट क्या है, ये आपका जो नॉर्मली है वाइटल फ्यू एक्सिस को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। देखिए सभी पैरामीटर्स के ऊपर कंट्रोल चार्ट आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, प्रोडक्ट डिले भी हो सकता है, कॉस्ट भी उसमें बढ़ती है। तो आपके जो सबसे मेजर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आप उनके ऊपर ही कंट्रोल चार्ट बनाए तो बेहतर रहेगा, जिनसे आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आपके एट्रीब्यूट या डिस्क्रीट चार्ट्स होते हैं, ये आपका जो डिफेक्ट है उसको मिनिमम करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनको कंट्रोल करने के लिए जाता है। तो कंट्रोल चार्ट जब भी आपका जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, और उसके लिए आपको जो है करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं gyanbhavar@gmail.com पे, या फिर आप हमें नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।